हेलो गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक पार्ट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो एजेंसी क्या होती है? अ पर्सन कैन नॉट डू ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस ड्यू टू ए फ्लक्स ऑफ टाइम। एक इंसान अपना सारा काम समय की कमी की वजह से खुद नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, कुछ और लोगों को हायर कर लेता है जो कि उनके बेसिस पे कुछ काम कर दे और उसका बर्डन कम कर दे। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ठीक है, व्हेन पीपल हायर अदर पर्सन फॉर डूइंग देयर वर्क इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अब यहाँ पे एजेंट कौन होता है? पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एक्ट फॉर अदर पर्सन। जिस इंसान को हायर किया गया हमारे काम को करने के लिए, वो एजेंट कहलाता है। और प्रिंसिपल कौन होता है? पर्सन जिसके के सारे काम किए जा रहे हैं, वो होता है प्रिंसिपल। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं, एक्टर्स बहुत सारे, क्या सभी एक्टर्स अपना मैनेजर रखते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो डील करेंगे लोगों से, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर वो एक्टिंग करेंगे। अब सारा काम खुद करेंगे तो समय नहीं निकाल पाएंगे ना, तो इसलिए वो क्या करते हैं, मैनेजर्स को हायर कर लेते हैं। बिजनेसमैन भी क्या करते हैं, अपने पर्सनल पीए रखते हैं। ठीक है, तो यही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है। अब एसेंशियल्स फॉर वैलिड एजेंसी। अगर एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट सही होगा तो उसकी क्या क्या शर्तें होंगी? नंबर 1, एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आकर के हमारा काम कर रहा है। भाई, किस बेसिस पे काम कर रहा है? प्रॉपर कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना दोनों के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो मिलता है ना ऑफर लेटर, हमें ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट एजेंट मस्ट एक्ट इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। जो एजेंट है वो हमारी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने किसी अनसाउंड पर्सन को या फिर किसी माइनर को हमारा एजेंट बना दे, नहीं। हमारे काम के हिसाब से वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कैपेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिडरेशन। कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है ना, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तभी होगा जब हमने सामने वाले बंदे को पैसे दिए अपना काम करने के लिए। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा काम कोई अपने रिश्तेदार से करवा देते हैं तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं बन जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तभी बनेगा जब हम अपने काम के लिए पैसे देंगे। लास्ट पॉइंट हमारा आता है कैपेसिटी ऑफ द पार्टी। सामने वाला बंदे की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। किसी भी अनकेपेबल पर्सन को हम अपना एजेंट हायर नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट। अब एजेंट बहुत तरह के होते हैं। कौन कौन से तरह के होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर 1, पर्टिकुलर एजेंट। पर्टिकुलर एजेंट वो एजेंट होता है जो कि हमारे एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए हायर करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग घर में सपोज झाड़ू पोछे के लिए एक हाउस हेल्पर ले लेते हैं, तो वो क्या है, वो दो ही काम करेगी। अगर झाड़ू पोछे के लिए उनको रखा है तो वो झाड़ू करेंगी, पोछा करेंगी। अगर हमने उनको, सपोज हमने कोई कुक रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो खाना ही बना करके देगा और कुछ काम नहीं करेगा वो हमारा। तो वो होता है पर्टिकुलर एजेंट। फिर आ जाता है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट क्या होता है? जनरल एजेंट देखो, हर हिंदुस्तानी घर में एक छोटू होता है जो कि सब काम कर देता है। छोटू यहाँ आ ये कर, छोटू वहां आ वो कर। तो जो जनरल एजेंट होता है, जो जनरली सभी काम कर देता है, वो हमारा जनरल एजेंट उर्फ छोटू कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सल एजेंट। यूनिवर्सल एजेंट छोटू नहीं है। यूनिवर्सल एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जिसको कि अपने काम के दायरे में सभी काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपना एक लॉयर हायर करते हैं अपने केस को लड़ने के लिए, तो हमारा लॉयर वो सभी काम करेगा जो कि हमें जिताने के लिए जरूरी है। ठीक है, दैट इज अ यूनिवर्सल एजेंट। फिर आता है मर्केंटाइल एजेंट। जो भी हमने अपने बिजनेस के हैंडल करने के लिए रख रखा है वो हमारा मर्केंटाइल एजेंट होता है। वो हमारी बिजनेस की सभी ट्रांजेक्शन जो कि उसके दायरे में आती है वो सभी करेगा। फिर आता है फैक्टर एजेंट। फैक्टर एजेंट क्या होता है? जो कि हमारे कहने पर ही कोई काम करेगा। इट्स लाइक अ पर्सनल एजेंट, पीए। ठीक है, ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर वो होता है जो कि ब्रोकरेज लेता है काम के लिए। जो कि जैसे कि प्रॉपर्टी में सुना है ना, ब्रोकर होता है। तो ब्रोकर क्या होता है? जो हमसे काम कराने के लिए पैसे लेता है वो होता है ब्रोकर। फिर आता है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट इज लाइक बिजनेस में जो एजेंट नहीं होते, मार्केटिंग एजेंट होते हैं कि भाई मैं तुम्हारा इतना सामान बेचूंगा, बदले मुझे इतने % कमीशन मिलेगा, तो वो होते हैं कमीशन एजेंट। फिर आता है ऑक्शनियर, जो कि हमारे प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज में हेल्प कराता है, डील कराते हैं, वो हमारे ऑक्शनियर होते हैं। फिर आते हैं डेल क्रेड एजेंट। अब जो डेल क्रेड एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं? देखो, डेल क्रेड एजेंट बड़े ही इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी मेन जो बिजनेस की अथॉरिटीज होती है ना, उनके साथ भी डील कर लेते हैं। तो डेल क्रेड एजेंट में हमारा होता है
इनको दबाश भी कहा जाता है मद्रासी में, और इनको बनियान बोला जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो डेल क्रेड एजेंट होते हैं जो कि एक्स्ट्रा रेमुनरेशन के साथ काम करते हैं। जैसे कि अब देखो, मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे कोई गारंटर चाहिए कि भाई अगर उसने मेरा पैसा नहीं दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये काम हमारा डेल क्रेड एजेंट करता है। डेल क्रेड एजेंट एक तरीके से गारंटर का काम करता है कि भाई तू उसको पैसे दे दे, अगर उसने नहीं दिया ना तेरे पैसे वापस, तो मैं बैठा हूं, मैं दूंगा तेरे पैसे ब्याज समेत वापस। ठीक है, तो ये होता है हमारा डेल क्रेड एजेंट। अब आता है मोड ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। नंबर 1, एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसे लिखित में ही बनाया जाए। अगर हमने सामने वाले को बोल दिया कि भाई तू कल से मेरे दुकान पर काम करने आ जाइयो, ठीक है, हमें एक हेल्पर चाहिए था, तो उसको बोलने से भी काफी है। बस जरूरी क्या होना चाहिए कि हमने उसको कंसिडरेशन देना है। अगर नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ड इज रिक्वायर्ड, अब एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कोई पर्टिकुलर शब्द नहीं बनाया गया कि हाँ भाई तुम ये जब तक ये लाइन नहीं बोलोगे तब तक एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अगर हमने सामने वाले को, बंदे को बोल दिया ना, कल आ जाइए मेरी दुकान पर, कल से काम चालू कर दियो, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो जाएगा। फिर आता है एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। अब ये इम्प्लाइड भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। इसके 3 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर पे आता है एजेंसी बाय स्टोपल। जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को बिना बताए एक एग्रीमेंट लिख लेता है लिखित में, और वो दूसरे बंदे को फोर्स करता है कि अब तू ये काम करने से मना नहीं कर सकता, वो आता है एजेंसी बाय स्टोपल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे शॉप पर एक वर्कर था, वो चला गया। अब वो वर्कर हमने दोबारा चाहिए था, एक दिन हमको दिख गया वो वर्कर, तो हमने उसको बोल दिया कि भाई ठीक है, उसके साथ एग्रीमेंट हो गया कि भाई ठीक है कल से तुम्हारा काम करेगा। अब क्योंकि वो हमारा जानकार है तो वो मैं मना कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पर आ जाता है एजेंसी बाय स्टॉपल। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। देखो, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट क्या होता है, एक प्रायर कंडक्ट की वजह से होता है। अगर किसी इंसान के ऊपर हमने बहुत सारे एहसान कर रखे हैं, तो वो बंद गया, वो बात दिए है कि अब वो बदले में हमारा काम करेगा, इसके लिए हमें उसे कुछ बताने कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो वो हमारा काम करके देगा। एजेंसी बाय नेसेसिटी क्या होता है, कभी कभार कोई एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है कि एजेंट को बिना अपने प्रिंसिपल के कंसेंट के काम करना ही पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। तो देखो, रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई काम जो पहले से हो चुका है उसको कंफर्मेशन देना। ऐसा कब होता है, व्हेन अ पर्सन डन सम एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर विदाउट हिज नॉलेज। जब एक एजेंट बिना अपनी प्रिंसिपल की मंजूरी के, उसको बिना बताए कोई काम कर देता है, और उसके बाद हमारा प्रिंसिपल उसको कंफर्म भी कर देता है, ठीक है भाई ये काम हो जाएगा, तो इसे कहते हैं एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि अब प्रिंसिपल बाउंड हो चुका है, भाई इसके एजेंट ने काम कर दिया और उसने हामी भर दी, तो अब तो काम करना ही पड़ेगा, फिर चाहे घाटा हो या फायदा हो। ठीक है, अब इसके रिक्विजिट्स क्या होते हैं वैलिड रेटिफिकेशन के। द एजेंट मस्ट एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट एजेंट। जो हमारा एजेंट है वो एक कॉन्ट्रैक्ट एजेंट होना चाहिए, मतलब हमने ही उसको रखा हो वो काम करने के लिए। ठीक है, फिर आता है प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा प्रिंसिपल है वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे वहां पर अवेलेबल था। प्रिंसिपल के पास कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एजेंट कोई ऐसा काम करके आ जाए जो कि हमारा प्रिंसिपल परफॉर्म ही नहीं कर सकता। फिर लॉफुल एक्ट, जो भी काम हो रहा है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट, प्रिंसिपल को कंफर्मेशन देने से पहले पूरी बात पता होनी चाहिए। फिर आता है रेटिफिकेशन मस्ट डन इन ए रीजनेबल टाइम। कंफर्मेशन टाइम से मिल जानी चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। रेटिफिकेशन मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जिस चीज के लिए हम कंफर्मेशन दे रहे हैं उस चीज के बारे में कंफर्म जरूर करनी चाहिए, मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों को पता होनी चाहिए। फिर आता है होल एक्ट टू बी रेटिफाइड। जो भी हमारी बात हुई है प्रिंसिपल एजेंट के बीच में, वो पूरी की पूरी ही रेटिफाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट तुमने कंफर्म कर दिया, दूसरा हम बाद में कहे भाई मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है लास्ट में रेटिफिकेशन मस्ट नॉट डैमेज द थर्ड पार्टी। रेटिफिकेशन उस चीज के लिए देनी चाहिए जिससे कि थर्ड पार्टी को नुकसान ना हो। ठीक है, ट्राई करना चाहिए कि प्रॉफिट में ही रहे हमारा प्रिंसिपल। अब हम पढ़ते हैं एक्सटेंट ऑफ एन एजेंट अथॉरिटी। एक एजेंट की क्या क्या अथॉरिटी होती है, उसके पास क्या क्या अधिकार होता है। एक होता है एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअल अथॉरिटी होती है जो कि हमने उसे दी है। ठीक है, अगर एक एक्टर का मैनेजर है तो वो मैनेजर क्या करेगा, एक्टर को कहाँ कहाँ जाना है उसे डिस्कस करके वो साइन करेगा, उसको बताएगा। ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि एक्टर जाके कि मैनेजर जाके जिके जिके प्रमोशन करता रहेगा बिना उसको बताए, बिना एक्टर को बताए। ठीक है, तो एक्चुअल अथॉरिटी होती है कि जो काम हमने दिया है वो करना। देखो, अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है, कई बार क्या होता है बिजनेस डीलिंग में या फिर किसी और भी सिचुएशन में कोई कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए कुछ वादे, कुछ काम, कुछ एक्ट करने भी पड़ते हैं, तो उन एक्ट को हम
ऑब्स्टेंसिबल या फिर अपेरेंट अथॉरिटी कहते हैं। फिर आता है अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इमरजेंसी में अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए अगर हम कुछ कर दे, प्रिंसिपल बाउंड हो जाता है कि अब तो उसे वो काम करना ही पड़ेगा, तो वो हो जाती है हमारी अथॉरिटी इन इमरजेंसी। फिर आता है व्हेन द एजेंट एक्सीड हिज अथॉरिटी। कई बार क्या होता है ना, एजेंट अगर हमने कुछ ज्यादा स्मार्ट सा पकड़ रखा होता है ना, तो वो अपनी अथॉरिटी से ज्यादा काम कर जाता है। हमने उसको बोला था सामान तुझे जाकर के मुंबई तक सप्लाई करना है, अब वो क्या करता है, पुणे की भी हाँ कर देता है। अब हमने तो उसको मुंबई तक की अथॉरिटी दिया ना, अगर वो पुणे सामान नहीं भिजवा पाए तो वो उसकी जिम्मेदारी है। ये होता है कब, जब एजेंट हमारी अथॉरिटी को एक्सीड कर जाता है। फिर आ जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय एन एजेंट। क्या एजेंट अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, बांट सकता है? नहीं। एजेंट को जो काम दिया है वो उसे ही करने के लिए दिया है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे काम को जगह जगह बांटता फिरे। डेलीगेटस नॉन प्रोटेस्ट डेलीगियर, ये लेटिन मैक्सिम है कि जो एजेंट है वो काम को डेलीगेट नहीं करेगा विदाउट कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। फिर आता है सब एजेंट एंड को एजेंट। अब देखो सब एजेंट क्या होता है, अगर हमारे कंसेंट से प्रिंसिपल के कंसेंट से एजेंट ने अपना भी एक खुद का एक छोटा एजेंट रख लिया, मतलब मैनेजर रख लिया, हेल्पर रख लिया, तो वो हमारा सब एजेंट कहलाएगा। लेकिन को एजेंट क्या होता है, जब हमारे एजेंट की हेल्प से हमें कोई दूसरा एजेंट मिल जाए जो कि हमारे एक्चुअल प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा, वो होता है को एजेंट। ठीक है। कुछ एक्टर्स जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो उनका एक मैनेजर से काम नहीं होता, वो 2-3 मैनेजर रखते हैं। तो वो जो मैनेजर्स होते हैं वो को एजेंट कहलाते हैं आपस में एक दूसरे के। वो क्या होता है, प्रिंसिपल के कंट्रोल में काम करते हैं, एक दूसरे एजेंट के में काम नहीं करते। जबकि सब एजेंट पे क्या था, जो बड़ा एजेंट है उसके अंदर ही छोटा एजेंट काम करेगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है राइट्स ऑफ एन एजेंट। एजेंट के अधिकार क्या क्या होते हैं? नंबर 1, राइट टू रिटेन। उसको पूरा पूरा अधिकार होता है, जब तक उसका पैसा ना मिल जाए ना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी काम के लिए उसने रखा है वो उसको अपने पास ही रखे, रिटेन करे। राइट टू रिसीव रेमनरेशन, एजेंट को अपनी सैलरी लेने का पूरा पूरा अधिकार है। राइट टू लियन, एजेंट को पूरा पूरा अधिकार है कि जब तक उसका काम ना हो जाए, वो डॉक्यूमेंट्स ना दे, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ना शो करे। ठीक है। अपने पास पोजेशन रख ले जो भी सामान है उसका। ठीक है। फिर आता है राइट टू बी इंडेमनीफाइड। एजेंट को पूरा पूरा अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, अगर उसके साथ कोई फॉल्ट होता है तो। फिर आता है राइट टू कंपनसेशन। अगर एजेंट को कोई लॉस हुआ है, कोई घाटा हुआ है प्रिंसिपल की वजह से, तो कंपनसेशन का पूरा पूरा अधिकार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम, कि जो भी काम हमने उसे दिया है वो सावधानी से करे, केयर से करे। नेक्स्ट, ड्यूटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो कह रहा है ना उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, अपनी अपनी ना चलाए। नेक्स्ट, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल, कि अगर हमने उसको काउंटिंग वर्क के लिए रखा है तो प्रिंसिपल को उसके अकाउंट्स टाइम पर दे और बिना किसी छेड़छाड़ के दे। नेक्स्ट, ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी इशू होता है तो खुद डिसीजन लेने से पहले प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करे। नॉट टू डील विद हिज ओन अकाउंट, खुद से कोई डिसीजन ना ले, जो भी डिसीजन ले अपने प्रिंसिपल के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही ले। नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट, अगर हमने कुछ उसको बिजनेस डीलिंग के लिए रखा है ना, तो वो अपना फायदा ना बनाए, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग